अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो सूरत हाल है उसके बारे में हम काफ़ी दिनों से आपको आगाह कर रहे थे। आज कराची शहर की जो हालात है वो कुछ ऐसे ही है कि कराची शहर में आज नज़र आने वाला हर एक शख्स बीमार नज़र आता हो। उसकी बीमारी की कोई और वजह नहीं, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं, लेकिन आज कराची में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। काफ़ी दिनों से कोविड के चलते हुए जो सूरत हाल नज़र आ रही थी, जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे थे, जो बड़े बड़े रिसर्च मैगजीन्स में बातें सामने आ रही थी, वैसे ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची में जिस अंदाज में हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कोविड की पॉजिटिविटी की जो शरह है वो 40% को क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि कराची की कुल आबादी का 50% हिस्सा कोविड का शिकार होता हुआ नजर आया। यानी कि कराची में कमोबेश तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की जो आबादी है उसमें से 1 से सवा करोड़ आबादी इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिसमें सरे फहरिस्त नज़ला जुकाम यानी कि कोविड हो सकता है। आज कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख किया जाए, क्लिनिक्स का रुख किया जाए, तमाम तरह डॉक्टर्स की तरफ बात की जाए तो हर कोई इस बारे में परेशान नजर आता है कि जिस अंदाज में कोविड की वबा बढ़ रही है ये आखिर कहां तक पहुंचेगी। कोविड की वबा के बारे में इस बार काफ़ी सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं और ये अंदाजे कुछ वैसे ही हैं जैसे माजी में लगाए गए थे। जब कोविड का पहली दफ़ा मंजर आम पे आया और कोविड के बारे में जैसे ही अंदाजे उस वक्त लगाए गए थे, आज भी काफ़ी सारे लोग उसी बारे में अंदाजे लगा रहे हैं और अंदाजों का तर्ज, अंदाजों का मयार कुछ वैसा ही है। आज अगेन कराची समेत मुल्क भर में कोविड को लेकर जो एसओपीज हैं, जो एहतियाती अमल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। कहीं भी एसओपीज का उस अंदाज में इजरा, एसओपीज का उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता हुआ नजर आ रहा और यही वजह है कि कराची हो या मुल्क के दीगर बड़े शहर, वहां पे कोविड का जो शरह है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब एक और मामले के ऊपर देखें तो कराची इटसेल्फ की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ की कुल आबादी को सिर्फ नज़ला जुकाम ही अगर कह दिया जाए तो क्या शहर नजर आएगा जब वहां पे हर दूसरा शख्स खांसता हुआ, छींकता हुआ और उसकी जो सूरत हाल बिगड़ी हुई नजर आएगी। हर दूसरा शख्स बुखार में मुब्तला नजर आएगा। चाहे ये कहा जाए कि ये कोविड इस बार जो नजर आ रहा है उसकी जो अपग्रेडेशन हुई है, जो इसमें म्यूटेशन हुई है, वो उस अंदाज में डेडली नहीं रहा। लेकिन क्या डेडली ना होना सिर्फ ये काफ़ी होगा कि हम इसको बहुत ज़्यादा लीनियंट ले लें? क्या ये डेडली ना होना इस बारे में काफ़ी है कि हम इस बारे में पूरी तौर पर बेफिक्र हो जाएं और ये कहने लगें कि कोविड अब नहीं है और कोविड से कुछ नहीं हो रहा? आज कराची में जिस अंदाजे से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान है कि ये जो सूरत हाल है, जो वबाई कैफियत है, आखिर कब टलेगी। आज कराची में ये भी नहीं कहा जा सकता कि बारिशें नहीं हुई, मौसम खुशगवार नहीं, मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, ये सारी सूरत हाल भी नहीं। तो क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पे ये बड़ी तबाही होती हुई नजर आ रही है? आज यहाँ पे हर तरह की सरगर्मियां उसी अंदाज में जारी हैं जैसे पहले हुआ करती थी। जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं। आज शादी हॉल से लेकर रेस्टोरेंट समेत, स्कूलों समेत तमाम तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल अपने मामूल पे नजर आती हैं। लेकिन ये मामूल कहने को तो है, अददी लिहाज से तो नजर आता है, लेकिन इसके अगर अंदर देखा जाए तो स्कूल्स में जो बच्चे हाजिर हो रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में बच्चों में नज़ला जुकाम पाया जा रहा है और उसके बारे में काफ़ी इम्कानात हैं कि बच्चे ये जो कोविड है इसको कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। दूसरी जाने दफातर का रुख करें, दफातर में भी हाजिरी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। बहुत से लोग इस वक्त इस बात की वजह से परेशान हैं कि वो किसी न किसी दर्जे में कोविड का शिकार हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ दफातर में कमोबेश 30 से 40% जो नफरी है उस तरफ काम करने वाली, या तो वो कोविड के सिम्टम्स का शिकार नज़र आती है या उसको कोविड की तशखीस हो चुकी है। और अब सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इसके ऊपर ये खामोशी रखी गई है? क्या वफाक और सूबे के दरमियान कुछ मामलात हैं और क्या इस बार लॉकडाउन के बारे में कोई भी फैसला इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि कुछ अनासर हैं जो कि नहीं चाहते कि किसी भी तौर पे लॉकडाउन हो या कारोबार मुतासर हो? लॉकडाउन तो छोड़ें, यहाँ पे किसी भी तौर पे ये भी नहीं कोशिश की जा रही कि कोविड के नंबर्स को कम करने के लिए कोई तदबीर ली जाए। माजी में जब कोविड 2 साल पहले आया तो कोविड को कम करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर के ऊपर गौर किया गया, मुख्तलिफ राय निकाली गई, लेकिन इस बार जिस अंदाज में कोविड फैल रहा है तो यहाँ पे तो सिरे से कोई इस तरह का इकदाम ही नजर नहीं आ रहा।
आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सलीम साथियानी साहब, सीनियर एंकर पर्सन है हमारे प्रोग्राम के, बड़े ज़बरदस्त होस्ट भी हैं। ज़रा इनसे जानेंगे कि आखिर ये सूरत हाल क्या है। जी सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो कोविड के जो नंबर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, कराची की आबादी को देखें तो जो रजिस्टर्ड आबादी वो तो अलग है, लेकिन कम बेश 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है कराची की, और अगर 40% इसमें पॉजिटिविटी रेशो हो तो ये कितनी तशवीश का बायस होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चैनल के हवाले से अपनी राय के लिए मदऊ किया। और माशाल्लाह जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके अंदर तमाम चीज़ों को आपको हाईलाइट करते हैं और फौरन उसको देखने के इस वक्त क्या मौजूद चल रहा है और इस वक्त क्या परेशानी है, और इस हवाले से जो प्रोग्राम करे तो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा। और तो उसके बाद दूसरी तरफ ये देखूंगा कि मुनीर भाई आप जो ये कह रहे हैं कि वाकई इस वक्त जो सारा रेशो है पूरे पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची जो है इस वक्त बहुत ज्यादा टारगेट के ऊपर है और पोजीशन जो है इस वक्त कराची के हवाले से बड़ी गंभीर नजर आती है। और इस हवाले से और जो इजलास हो रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से एहतियात के हवाले से कहा जा रहा है, उस पे जो है हमारे जितने भी लोग हैं वो सारी एहतियात से बिल्कुल मुबर्रा होके जो है अपने कामों में लगे हुए हैं। और बात सारी यही है कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो जहाँ सख्ती होती है वहीं जाके इसका रिजल्ट नजर आता है। और हम भी चाहते हैं, जैसे ताजिर बरादरी के अगर प्लेटफॉर्म से बात की जाए तो हर ताजिर ये चाहता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है उसको कवर किया जाए, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि इस वक्त जो है अगर मार्केटें देखी जाए, दूसरी जगहों पर देखा जाए, मकामात देखे जाए, शादी खान से लेके जहाँ तक वो सिचुएशन उस तरीके से जो है इसको नहीं मॉनिटर किया जा रहा, नहीं कहा जा रहा और एहतियात के हवाले से जो ऐलान हो रहे हैं उस पर गौर वोस नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा वो करूंगा क्योंकि आज ही मेरी जो मुख्तलिफ जगहों से बात हुई है इसके ऊपर जो है एक सबसे पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डॉक्टर सैयद मंसूर हुसैन साहब की जानिब से भी एक लेटर इशू हो चुका है वैक्सीनेशन के हवाले से स्कूलों के लिए, इत्यादि तदाबीर के हवाले से, मास्क के हवाले से। और स्कूल अगर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले स्कूल ही आते हैं जो क्या कहते हैं एसओपीज को सबसे बेहतरीन तरीके से फॉलो होते हैं। तो इस हवाले से काम होना शुरू हो गया है और सैयद मंसूर हुसैन साहब की जानिब से आज ही मेरा ख्याल एक लेटर इशू हुआ है। लेकिन सलीम साहब, आप ये देखें कि कराची जैसे शहर में, ये एक बड़ा शहर है सरेआम, मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी एक्टिविटी होती है तो वो एक बड़ी खबर बनती है, हेडलाइन बनती है। 40% तक इसका कोविड का पॉजिटिविटी रेशो चला गया। आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत ने वो सारे इकदाम किए, वफाक की तरफ से वो सारी उजलत दिखाई गई जो इसके लिए जायज बनती थी, इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन 40% तक हमने इस कोविड को पहुंचा दिया, खतरनाक हद तक पहुंच रहा है सर। ठीक है मुनीर साहब, बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, लेकिन उसकी पहले वाली जो कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी और अभी के इसके अंदर थोड़े से कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल सही। इस वजह से भी लोग जो है एहतियाती तदाबीर की तरफ नहीं पड़ रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये अलामात कल परसों 2-3 दिन से होना शुरू हुए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी वो बता दूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जितने भी अलायंस है स्कूल एसोसिएशन, वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। वो अपने स्कूलों के अंदर सारे लेटर्स इशू करना शुरू हो गए, टीमें होना शुरू हो गई। और अगर मैं इस हवाले से भी गुफ्तगू करूं कि आप कि अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो मैं किसी को माइनस प्लस दिखाने की कोशिश में नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त जो है वफाक की जानिब से ये देखा जा रहा है कि वहां से कहीं ऐलान हो कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा और सिंध हुकूमत भी इंतजार करिए, लेकिन सब अपने अपने हिस्से का अगर काम करे तो मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन की सूरत ही नहीं बनेगी। सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं गुलबाग सैनिटरी मार्केट का जो है जनरल सेक्रेटरी, और अभी गालिबन आपकी आपसे फोन पे बात करने से पहले मेरी 10 मिनट पहले असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जनाब हन्नान भुट्टो साहब से मेरी बात हुई अभी 10 मिनट पहले ही, और उससे डीसी साहब सेंट्रल के हमारे, उन्होंने भी अभी इस हवाले से हमसे गुफ्तगू की है कि आप मार्केट के हवाले से जो है वैक्सीन का आगाज करें। तो कराची के अंदर पहले भी अल्लाह ताला के फजल करम से हमें ही एजाज हासिल हुआ था कि हमने वैक्सीन का कैंप लगाया और कल से जो है हम इस वैक्सीन के कैंप की तरफ बढ़े और उसके कहते हैं अवेयरनेस के हवाले से हमने भी मार्केट के अंदर अपनी अवेयरनेस के हवाले से मास्क का और इसका इस सारे
सारी चीजों को जो है खुद ही, ठीक है मुनीर साहब, आपको अपने अपने हिस्से का काम करना बिल्कुल पड़ेगा सही और बात आपको अपनी मार्केटों को सेट करना है। मैं जितने भी ताजिर बरादरी के लोग अगर मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं मेरे भाई आपके तवज्जो से, तो मैं सिर्फ यही उनको मशवरा दूंगा कि इससे पहले कि कोई ऐसा ऐलान आए कि इसके कोरोना के हवाले से कि मार्केट बंद कर दी जाएगी, टाइमिंग के अंदर फर्क आएगा, तो अगर हम अपने अपने हिस्से का काम खुद कर ले तो मैं समझता हूँ कि हम सब अपनी अपनी मार्केटों को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा कहूंगा इस हवाले से कि अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं है कि जो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। अगर हम अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम कल वैक्सीन के कैंप लगा रहे हैं, 2-3 दिन का ये कैंप लगेगा, उसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम मास्क को भी वो आम करें और खुद अवेयरनेस के हवाले से भी कोई चीजें दें। और दूसरी मार्केट है हमारी पूरी आरसीटी ताजी विस्तार के हवाले से, वहां भी हमारी वाइस से आगे पीछे वो हो रही है, उसके हमें देखते हुए पूरी कराची की मार्केट है इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 1-8 दिन के अंदर जो है इस पर खुद अपने अपने हिस्से का काम करेगी। हम दूसरे के इंतजार में रहे कि फला हमें ये कहेगा तो हम ये करें, बल्कि हम अगर अपनी सेफ्टी के हवाले से खुद अवेयरनेस दें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत बेहतर बात है कि तमाम तर खासतौर पे ताजिर बिरादरी इस वक्त एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन इंपोज होते हैं तो सलीम साहब आप भी समझते हैं कि सबसे ज्यादा अफेक्ट भी ताजिर बिरादरी होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरफ पहुंच रही है और जिस तरफ इसके जाने के खदशात हैं, अगर तो इसके ऊपर हुकूमतों की तरफ से और आम आवाम की तरफ से इस वक्त काबू ना पाने की कोशिश की गई, एसओपी के ऊपर अमल दरामद ना किया गया, तो फिर बड़े इकदाम लिए जाएंगे और फिर ये बोला जाएगा कि अब तो हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एक ही ऑप्शन बचेगा लॉकडाउन का, तो फिर ये लॉकडाउन इंपोज किया जाएगा। क्यों हम ऐसे नहीं कर लेते कि स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बना दिए जाए ताकि हमें किसी बड़ी तब्दीली से या बड़े लॉकडाउन से बचा जा सके? मीर साहब माशाल्लाह आपको बहुत बड़ा तजर्बा है, माशाल्लाह आप सबके साथ प्रोग्राम करते हुए आए और रोड के प्रोग्राम भी किए आपने और आपने टॉक शो भी किए। तो मैं आपसे ही ये सवाल करता हूं कि आपके जहन में क्या खाता है कि किस तरीके से कहां से आगाज करके इसको कवर किया जाए। हमारे जहन में तो अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई हन्नान साहब से, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा सबसे पहले हमें वैक्सीनेट करना है सबको, तो हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करें। स्कूल के हवाले से हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों से बात हुई, वो कह रहे कि हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जहन में क्या है? सलीम साहब मेरे जहन की बात नहीं, अगर सिर्फ ये देखें पंजाब में जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको स्कूल्स में या तो उनको ऑनलाइन सिस्टम पे डाला जा रहा है या तो उनको अल्टरनेट बेस पे किया जा रहा है। मार्केट्स में अगर आज हम देखें तो मार्केट्स में ये बात तो बहुत अच्छी है कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो रहा है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो मास्क नहीं पहनती। छोटे छोटे अगर लोगों को फाइन किए जाएं और लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए कि मास्क पहनना जरूरी है जब आप पब्लिक प्लेसेस में निकले, तो ये छोटी छोटी एफर्ट्स हैं जो कि सूरत हाल तब्दील कर सकती हैं। हम तो सब यही चाहेंगे ना, आप हो मैं हूं, कि ये मुल्क में किसी किस्म का बड़ा लॉकडाउन ना लगे। इससे ना सिर्फ माशी सूरत हाल में बहुत बड़े हद तक खराबी पैदा होती है बल्कि एक इंडिविजुअल की सतह पर बड़े मामला मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें तो ये छोटे छोटे इकदाम करने होंगे ना सलीम साहब। मुनीर साहब बिल्कुल बहुत अच्छे बात की आपने, लेकिन सबसे मेन चीज ये कि अगर हम किसी को पावर ये देते हैं कि खासतौर पर पुलिस को या ट्रैफिक वालों को, ये तो वो अपनी रोजी के चक्कर में लगी रहती है। वो कहेंगे लाओ 500 रुपए दे दो, लाओ 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। इस तरीके से जो है एक और ये माफिया शुरू हो जाएगा और लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से एक मशवरा ये देना चाहूंगा, आपकी बात से एक बात मेरे जहन में आ रही है कि हम जो ये एनजीओ जो काम कर रही है माशाल्लाह, ये जिस तरीके से रातों को कोई जो बेचारा बगैर सर्दी के अंदर ठटर रहा होता है उसको भी लाभ पहुंचा देते, उसको भी ये कर सकते। तो ये मास्क जो है ना क्या कहते हैं, मास्क की एक मुहिम चलाया जाए और उसके हवाले से जो है ना रोडों पे जो जा रहे हैं इस तरीके से लोग बिल्कुल सही बात है, रोडों के ऊपर आके उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि अगर आपने यही वाली चीज जुर्माने की और उसकी बात की तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इनका एक और अवेयरनेस करें सर, अवेयरनेस करें, चाहे जिस भी अंदाज में करें, चाहे फ्री मास्क दें, चाहे छोटे मोटे जुर्माने करें, जिस भी अंदाज में करें सर। लेकिन एक होता है ना सलीम साहब, अगर अवेयरनेस पैदा होगी, मार्केट्स में लोग देखेंगे कैंप्स लग रहे हैं, छोटे छोटे कैंप्स मुताबिक जगहों पर लगेंगे, तो लोगों में खुद शऊर होगा, लोगों में एक रियलाइजेशन होगी कि हाँ ये सीरियस मसला है और उसको सीरियसली टैकल करना होगा। अभी मसला ये है सलीम साहब कि यहाँ पे तो कोई ना आवाम की अगर बात करें, आवाम भी उस अंदाज में सीरियस नहीं ले रही। ठीक है अगर हम कहें कि नजला जुकाम है, लेकिन क्या एक 1.5 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ की आबादी नजले जुकाम में छींकते खांसते हुए कोई बेहतर इशारा तो नहीं देगी?
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। लेकिन मनीष साहब, आप ये देखिएगा कि हर बंदे को अपने, देखो ये 3 करोड़ की आबादी में अगर टेस्ट अगर देखा जा रहा है तो 20,000 टेस्ट हो रहे हैं। 20,000 के अंदर 10,000 की अगर वो आ रही है तो 40% 50% के ऊपर वो आ रही है। लेकिन हमें सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है। अगर मेरे यहाँ से अगर आपको आगाज करना है, आप अपने कैमरामैन को भेजिए कल मेरी मार्केट के अंदर, आप हमारी मार्केट को देखें कि हमारे दुकानदार किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं, वैक्सीन किस तरह से लगाई जा रही है और किस तरीके से हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल हम खुद एक नमूना की हैसियत से जो है बहुत ये बड़ा जबरदस्त इकदाम है सलीम साहब आपकी जानिब से, और मैं यकीनी तौर पर आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस अंदाज में आप लोग ये सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं, यही जरूरत है कि इस वक्त इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट किया है। सलीम साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे, दुआ गो है कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल जारी है उस सूरत हाल के पेश नजर इसी तर्ज के इकदाम किए जाएं। छोटे छोटे कैंप्स लगाए जाएं, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ एनजीओज, मुख्तलिफ समाजी कारकुन इस तरफ आगे आए ताकि लोगों को एक बार फिर से शऊर बेदार किया जा सके। और यकीन तौर पर माजी में जिस अंदाज में हमने कोविड के नंबर्स को तकरीबन 1% से कम पे ले गए थे, आज जब कराची शहर में ये कोविड की शरह 50% तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से इसको अच्छे इकदाम के जरिए हम वापस पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, और ना सिर्फ धकेल सकते हैं बल्कि इसके असरात को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है इस वक्त कोविड की, और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें तज्जियाकार जनाब सैयद उनैब राशिद साहब। इन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिर ये कोविड के मामला क्या है, फिर जरा सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। उनैब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनैब साहब, माजी में हमने देखा कि कोविड की शरह थोड़ी सी बेकाबू होती हुई रहती तो हर तरफ इजलास बुला लिए जाते, चाहे वफाक हो चाहे सूबे की सतह पे हो, हर तरफ ये कहा जाता कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये किया जाएगा, और हर कोई ये कहता कि हमें मईशत से ज्यादा इंसानी जिंदगियां अजीज हैं। आज ये सारे बयान ये कहां चले गए सर? तो नहीं, देखिए मईशत तो वैसे ही तबाह हो चुकी है। अब जब मईशत है नहीं, लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ मौजूद ही नहीं बचा, तो वो चाहते हैं कि अब अवाम के लिए कुछ बचे ना बचे यही करके इसको सफल किया जाए। अगर अवाम के लिए जो भी मुश्किलात है उन्होंने उसका पहले इदराक नहीं किया। पहले जो मसाइल थे, लॉकडाउन लगाया उन्होंने 10 या 20% के ऊपर, हालात के ऊपर आज 40% तक खड़े होने के बावजूद ना सूबा ना वफाक इस चीज को ओनरशिप नहीं ले रहा कि अब लोगों की जानों को खतरा है या नहीं है, वो उसको सर पे नजर करके बैठे हुए। लेकिन उनैब साहब जरा ये समझाए ना कि 40% का रेशो कराची का, अगर ये समझा जाए कि कराची की आबादी कमोबेश 2.5 से 3 करोड़ की आबादी कराची की, जिसमें हर रोज लाखों लोग पूरे मुल्क से कराची का रुख करते हैं, ये अगर फिगर्स की बात करें तो सिर्फ कराची में 1.25 से 1.5 करोड़ लोग इस वक्त कोविड का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही नंबर्स किसी और मुल्क में होते तो मामलात कुछ और होते इस वक्त। देखिए, इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से मिलती है कि लास्ट ईयर जब उनके यहाँ जो तीसरी वेव आई थी तो उनके यहाँ कोई इवेंट था अपना मजहबी, जिसके अंदर कोविड की सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि जिसको हम सब ने देखा और खुद पाकिस्तान से इमदाद की वो की गई थी। तो हम एक गैर संजीदा कौम है असल में। हमारे हुकूमत हर चीज को जो है वो पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर लेती है। अब सबको पता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, वो इस तरह चीजें बंद करेंगे तो उनके फाइनेंसर, उनके डोनर्स कैसे उनको पैसा देंगे, मेरा इजाफी ख्याल है। तो ये सारा मसला फाइनेंसिंग का है, इलेक्शन ईयर का है, कि कोई नहीं चाहता कि अवाम की नजरों में बुरा बने और एक बेहतर फैसला ले या एक कड़ा फैसला ले। क्योंकि अगर आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, पड़ोसी मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन ना सही लेकिन कुछ हद तक कदघने लगाई गई हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहां पे तो खुली छूट दी हुई है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, बड़े बड़े यहां पे रैलीज जलसे निकाले जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पे हैं। यहां तो इतनी बड़ी रेशो होने के बावजूद आपको एसओपीज भी देखने को नहीं मिलती। देखिए, मैं वही तो आपसे कहा ना कि यहाँ कोई भी एसओपी फॉलो नहीं की जा रही, ना किसी चीज को किया जा रहा है। सबको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इस वक्त अगर कोरोना के इशू को हाईलाइट किया जाएगा तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ खराब होगी, पॉलिटिकल साख खराब होगी, जिससे वो बचने के लिए हर सूबा वफाक के ऊपर इस बात को वो कर देता है, वफाक इसको सूबे की तरफ कर देता है। एससीओसी के इजलास इसको बिल्कुल दो तरफा उसमें चलता रहता, कोई फैसला नहीं किया जा रहा। तो ये बताएं कि जरा पहले जब कोविड हुआ तो एक तरफ हम देखते थे मुकम्मल लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन,
इस बार तो किसी किस्म का लॉकडाउन तो छोड़े, कोई महफिलों की बात कर लें, कोई बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कोई तकारीब में कम लोगों की तादाद, कोई स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हम नहीं बढ़ रहे। ये क्या खामोशी क्या बता रही है कि क्या ये सूरत हाल ऐसे ही होती नजर आएगी, इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ सकती? असल में एक बात को अगर अहम समझे हम, तो अब हुकूमत खुद एक सवाल के आगे खड़ी हो गई है कि जब 20% या 10% के ऊपर वो लॉकडाउन लगाती थी और आज 40% पे नहीं लगा रही, तो उनकी गैर संजीदगी का अंदाजा लगा ले। वो सिर्फ अपने काम को या अपने उसको देखने के उस पे है कि बस हमारी हुकूमत चलती रहे और हमारा वक्त गुजर जाए। क्योंकि इससे अलावा आप देखें ना, कराची में एक धरना चल रहा है, ऐसे 1-2 दिन पहले एक और धरना हुआ, फिर वफाक में तमाम पार्टीज मिलके एक धरना या एक रैली का मुजाहरा करने जा रही हैं। मतलब हम सारी चीजों को इस तरह करके चला रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी सियासत को जिंदा रख सके। बकिया अवाम की फिक्र तो शायद पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो वैसे सब ये समझ सब हालत है ना, एक तरफ तो अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, दूसरी तरफ सिंध वफाक के लिए एहतजाज की तहरीक के आगाज कर रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अपना एहतजाजी अमल सामने ला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कह रही है कि वो घोटकी से कराची की तरफ रैली निकालेंगे। अगर तो ये सारी सूरत हाल होगी तो ये कोविड के मजीद नंबर्स कहां तक जा पहुंचेंगे सर? देखिए, कोविड तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह आसानियां पैदा करे। लेकिन हकीकत इसी बात पे है कि गैर संजीदगी हमें सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा पहुंचाती है। ठीक है ना। तो हमारे ये इंतजार किया जा रहा है वफाक की जानिब से या सूबे की जानिब से कि कौन पहले इसके ऊपर आके बात करेगा, कौन पहले फैसला लेगा? फैसला ही तो नहीं लेना चाहते कोई भी। अगर फैसला लेना चाह रहे होते तो यकीनी तौर पे 40% के ऊपर फैसला ले लिया जाता। तो कि ना मतलब अगर फैसला नहीं लिया जाएगा तो ये तो मजीद सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी और इस बिगाड़ का जिम्मेदार भी तो कोई ना कोई होगा ना। वो जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, हमारे मुल्क की एक खास बात है कि अवाम बहुत जल्दी भूल जाती है, कोई जिम्मेदार कोई कसूरवार नहीं रहता। हमारे पास ऐसे बेशबहा वाकयात में अगर हम उनको बताना शुरू करें तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन ये अवाम बहुत जल्दी भूल जाती है, बहुत जल्दी बहानों में आ जाती है। सही। तो अच्छा ये बताएं कि एक तरफ तो ये कोविड का मसला चला, दूसरी तरफ सिंध में बल्दियाती कानून का भी मसला चला। आप मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते बताएं। एक तरफ जमात इस्लामी का अपना स्टांस है कि वो बल्दियाती कानून के हवाले से काफी दिनों से धरना और एहतजाज में मौजूद हैं। दूसरी तरफ दीगर पॉलिटिकल अपोजिशन की जमातें जो सूबे के सिंध में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है वक्तन फवक्तन। अब क्या ये जो सिंध की सियासत है इसमें भी कोई तब्दीली आएगी या ये तब्दीली यहां तक ही महदूद रहेगी? देखिए, तब्दीली तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप जो आपका लोकल गवर्नमेंट बिल है उसके ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ रद्दोबदल होगा। जाहिर है अगर एक पार्टी जो पिछले 18-20 दिन से बैठी हुई है तो उसकी अगर साबका साख को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बात करें तो वो बहुत मुस्तहकम है, वो बहुत जल्दी चीजों के ऊपर नहीं पिघलती। तो उनका डिसीजन, उनकी ओनरशिप जिस तरह की वो बात कर रहा है, साफ जाहिर है कि वो कुछ ऐसी बातें जरूर मनवा के उठेंगे जो हुकूमत सिंध को माननी पड़ेगी। लेकिन मानने से आपको लगता है कि हुकूमत सिंध और सिंध की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करके अपने हाथ से वो इख्तियारात जाने देगी, चाहे वो तरामीम हो भी जाती हैं, तो क्या वो इख्तियारात मिलेंगे नीचे की सतह के लोगों को या वही हाल होगा जो मेयर कराची का माजी में होता रहा? देखिए, मेयर कराची का जो माजी में हाल होता है वो वैसे ही रहेगा शायद। लेकिन जो तंजीम, जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी है उसका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर वो अपने आप को काम करती है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी इतनी बारिश में, इतनी ठंड में बैठी रही, तो आप उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो शायद इतनी जल्दी किसी चीज को वो नहीं करेगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद उनैब राशिद हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे इस वक्त दो बड़े अहम मसले चल रहे हैं सिंध की सतह पे। एक कोविड का मसला, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो आ रही है सिंध की पॉलिटिक्स की। दोनों तरफ मामलात गर्म है और दोनों तरफ सूरत हाल तशवीशनाक है। जहां एक तरफ सिंध में कोविड की वबा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो मजीद खराब और कशीदा होती हुई नजर आ रही है। सिंध में जहां पे कोविड की वबा के चलते हुए कोई भी इस बात की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं कि वो कौन पहला इकदाम उठाए, कौन कड़े इकदाम उठाए, कौन अवाम की फलाह के लिए बाहर आए, तो दूसरी जानिब जो सिंध में लोकल पॉलिटिक्स है वो भी इस सबके बाइस एक तरीके से एक बेयकीनी कैफियत का शिकार है। सिंध में मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी तब्दीली है वो
क्या होगी। और अगर सियासी तब्दीली हो भी जाती है तो सियानों का सवाल यही होगा कि ये तमाम तरामीम हो भी जाएं तो क्या सिंध हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करेगी या नहीं। क्या वही हाल होगा कराची के मेयर का जो माजी में होता रहा, चाहे इख्तियारात कवानीन में कुछ भी लिखे हों, लेकिन क्या सिंध में ये इख्तियारात हासिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की, जहां पे कोविड की वबा ने पाकिस्तान समेत दुनिया को मुश्किलात में डाला हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जो मौजूदा वबा है ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक है जैसे माजी में इसके फर्स्ट वेव के दौरान इसकी सूरत हाल थी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली उस्मानी साहब, इंटरनेशनल कमोडिटीज के हवाले से काफी ज्यादा माहिराना राय रखते हैं। इनसे जरा जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर साहब। अली जरा पहले तो ये बताएं ना कि जो मौजूदा कोविड की वबा है जिसका रेशो कराची में लगभग 40% को क्रॉस कर चुका है, क्या ये जो वबा है कि कोविड की फर्स्ट वेव से मुख्तलिफ है? क्या ये कम असरदार है? क्या इसके जो अंदर इंसानी जिस्म के ऊपर जिस अंदाज में असर करती है वो असरात कम है? जी, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो कहा जा रहा साइंसदानों की जानिब से कि ये जो कोविड का वायरस है ये इतना म्यूटेट हो चुका है कि इसकी जो एक एफिकेसी है या जो एक डिवास्टेटिंग स्टेट है वो काफी हद तक मध्यम होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल अभी तक तो। और अल्लाह का बहुत करम है कि अभी तक कोई खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं है आलमी मार्केट के अंदर। उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि ऐसी कोई डिवास्टेटिंग सूरत हाल क्रिएट हो भी ना। सही। दूसरी बात जो हमने बात से आपने की कि जिस तरीके से ये इसका रेशो बढ़ रहा है या इसकी सीवियरिटी है, तो जब हम इसको बार बार उसको देख रहे हैं कि जब भी ये फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड आई और कॉन्सिक्वेंटली जिससे सब्सिक्वेंटली इसके जितनी भी वेव्स आती गई उसके अंदर इनिशियल बेसिस के ऊपर तो हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या मईशतों के अंदर एक पैनिक था, मगर जब कोविड के वैक्सीनेशन पे काम हुआ और एसओपीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना शुरू किया तो हमारा मुदाफियती निजाम के अंदर भी काफी हद तक की चीजें जिसको हर्ड बिहेवियर कहते हैं। बिल्कुल सही। कितने लोग ऐसे भी थे जो कोविड से मुतासिर हुए थे उस वक्त, वैक्सीनेशन तो बाद में हुई है, बिल्कुल सही, तो जो रिकवर भी हो गए थे उस वक्त भी रेशियोज आ रहे थे रिकवरी के, जबकि वो सीवियर वायरस था। अब तो म्यूटेट होने के बाद ही कहा जाता है कि इसके जो प्रोटीन बॉन्डिंग्स हैं जब वो चेंज होते हैं तो वो रहता तो वायरस फॉर्म में है, मगर अभी तक कोई ऐसा डिवास्टेशन नहीं क्रिएट हुई है इसमें। तो मगर एसओपीज को मेंटेन रखना और तमाम तर चीजों को देखना ये अभी भी हमारी जिम्मेदारी के ऊपर बैठता है कि खुदा न खास कोई भी कॉन्सिक्वेंस आगे जाके आ सकता है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट शक्ल इख्तियार करे और वो इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो। अली ये आप बिल्कुल ठीक, अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसी मुद्दे के ऊपर मैं एक निशानदही कराना चाह रहा हूं कि कराची की अगर आबादी को देखा जाए, सिर्फ कराची की बात कर लें अगर, तो पूरे मुल्क से लोग कराची का रुख करते हैं और रोज लाखों की तादाद में कराची की तरफ लोग आते हैं। दूसरी जानिब कराची की अपनी आबादी, और अगर 40% की शरह को भी माना जाए तो कम से कम ये कहा जा सकता है कराची में एक लाखों की तादाद में लोग इस वक्त मुतासर है कोविड की वजह से। अब ये तस्लीम भी कर लिया जाता है कि कोविड अब उस हद तक खतरनाक नहीं है, लेकिन स्टिल एक इतनी बड़ी आबादी जो कि इतने कम हिस्से में मौजूद हो, इस इतनी बड़ी आबादी को अगर ये कोविड कम ताकत का भी हो जाए तो ये तशवीशनाक होगा। देखिए, तशवीशनाक तो एक होता है, मैं इसके ऊपर बात करते चलूं कि एक होता है कि एक डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन, और एक होती है अलार्मिंग सिचुएशन। हाँ, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा कॉशियस मूव करते हैं। तो क्योंकि जैसे कि अभी इसमें कोई अमवातों का रेशो बहुत ज्यादा नहीं है, सही बात, बहुत ही तेजी से लोग जो है वो लुकमा अजल नहीं बन रहे इस वायरस का, तो डेंजरस सिचुएशन तो खैर हम नहीं कहेंगे। हाँ, अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है कि ये अभी पेनिट्रेट कर रहा है, रेशियोज बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके अभी कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर कट नहीं आ रहे, जो कि अच्छी चीज तो यह है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डेथ रेशियोज नहीं है। हाँ, ऑल्दो इसके अंदर अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये पेनिट्रेशन बहुत तेजी से कर रहा है मार्केट के अंदर। सही। अब उस पेनिट्रेशन को एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आलमी मार्केट का एक सिनेरियो देखते हैं पाकिस्तान का, आलमी मार्केट के अंदर जब भी किसी भी मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाया गया तो उनकी आवाम ने भी उस तरीके से उस पर रेस्पॉन्ड किया। सही। कतई नजर इस सब कॉन्टिनेंट के, यानी हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देर से रेस्पॉन्स आता है लोगों का, उसको एक मजाक समझ लेते हैं हम।
तो यहाँ पे जब हुआ फिर उसके बाद हमारी वफाक और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान भी लॉकडाउन के ऊपर काफी हद तक की जिरा होती रही और अल्टीमेटली हमने एक पार्शियल लॉकडाउन किया फिर उसके बाद मूव की चीजें। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो डेफिनेटली अभी इस वक्त है। अब हमारे को ये देखना यह है कि जब उस वक्त भी जब कोविड की वैक्सीनेशन नहीं भी हुई थी तो कितना हम बेपरवाह होकर घूम रहे थे मईशतों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो एक, अब तो कोविड की वैक्सीनेशन हुई हुई है, अगर अब कोई लॉकडाउन के ऊपर बात की जाती है या इस तरीके से बात की जाती है तो आवाम किस तरीके से उसको सीरियस लेती है, ये तो फिर आने वाले वक्तों में देखा जाएगा। लेकिन अली, हम लॉकडाउन की बात करते हैं, आप देखें कि हमारे यहाँ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अगर हम मिसाल दे रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो पब्लिक एक्टिविटी के एरिया थे, जहां यानी कि जिम्स हैं, पार्क्स हैं, उनके ऊपर पहले रोका गया ताकि नेसेसरी ऑप्शंस को खोला रखा जा सके, ताकि अवाम की जो जिंदगी है उस अंदाजे से उस हद तक मुतासर ना हो। पाकिस्तान में आज भी आप देखें तकरीबात उसी अंदाज में जारी हैं। आप रोड की किसी भी एक्टिविटी की बात करें, आउटडोर किसी भी एक्टिविटी की बात करें, रेस्टोरेंट्स देख लें, शादी हॉल देख लें, तमाम तर सेक्टर उसी कैफियत पर ऑपरेट कर रहे हैं। कोई 50% का अमला नहीं होता, 50% का वहां पे कस्टमर इनपुट नहीं होता, एसओपीस उस अंदाज में नहीं अमल किए जाते। तो ये खुदा ना खास्ता 40% से मजीद अगर एक्सीड कर गया और अगर इसमें कोई मजीद खराबी आई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा अली इसका? देखिए, जो आप 40% रेट बता रहे हैं जिस हिसाब से पेनिट्रेट कर रहा है, मुझे तो 60 से 70% के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो काफी सारे लोग इसका टेस्ट ही नहीं करवा रहे होते हैं। टेस्ट नहीं करा रहे ना, ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड है जी। अगर आप हर बंदे को कवर करना शुरू करते हैं तो फिर तो ये रेशियो 70-80% के करीब भी जा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुझे इन्विटेशन थी, मैं गया था जरा शादियों के अंदर देखने गया था, तो यहाँ पे वापस वही माहौल रिवर्ट हो चुका है जो 12 बजे का है, 12-1 बजे वाला, ठीक है। तो उसके और गैदरिंग जो थी वो पूरी बिल्कुल इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड्स के ऊपर ले रहे हैं। तो बात में अगेन मैं कहता हूँ कि डेंजरस सिचुएशन नहीं है मगर अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल बेबाक हो जाए और इसकी केयर करना छोड़ दें। जिस तरीके से अगर ये हम इसको ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक चीज आपको बताते चलूं कि ठीक है, इस पर अभी कोई बहुत खतरनाक रेस्पॉन्सेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल ही उसको इग्नोरेंट हो फैक्ट। और अली, अगर आप खुद अंदाजा लगाए ना कि अगर एक इतनी बड़ी आबादी, इतने छोटे से रकबे के अंदर इतनी बड़ी आबादी कोविड का शिकार हो, तो ये खुद इटसेल्फ कितना खतरनाक है। इसमें अगर हर दूसरा आदमी सिर्फ जुकाम की कैफियत में भी है तो ये भी तो एक कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि इससे आमतौर पर इंसानी जिंदगियां मुतासर तो होती हैं, हमारे कुव्वत मुदाफियत में असरात तो आते हैं इससे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारी हेल्दी डाइट्स कौन सी इतनी अच्छी हैं कि जो हम जो इसके ऊपर बड़ा एक अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं मुनीर साहब कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपडेट्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गुज़िश्ता क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडी भी करता हूँ, मेडिकल साइंस को भी स्टडी करता हूँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को भी स्टडी करता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ मगर फिर कोशिश ये होती है कि कहीं तक कि अपना मैसेज पहुंचा के किसी की भलाई के लिए काम किया जा सके। तो गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ने अप्रोच किया है जो कि इस ओमिक्रॉन वायरस से अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त जब डॉक्टर के पास भी कुछ सोल्यूशन नहीं होता तो लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए या उनको सुन ही लिया जाए सिर्फ। बिल्कुल ठीक। तो कोविड में तो आप आइसोलेशन के अंदर होते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं किसी ना किसी से कोऑर्डिनेट किया। मैं लोगों को टाइम भी दे देता हूँ, बात भी कर लेता हूँ लोगों से, तो लोगों को थोड़ा सा असिस्टेंस मिलती है। तो उसमें 7 to 8 लोगों को जो ओमिक्रॉन हुआ तो उसमें जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इंटरनेशनली, यानी कि बॉडी पेन में होगा, कमर से नीचे दर्द होगा और हल्का सा स्लाइटली फीवर होगा। क्या दूसरी चीज ये होती है कि ये वायरस के बारे में कहा जाता है कि फेफड़ों में ज्यादा नहीं पहुंचता, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ही रहता है, तो सांस लेने में दुश्वारी। तो ये सिम्टम्स जो बताए और उनकी टेस्टिंग के तहत जो मैंने रिपोर्ट की इन चीजों के अंदर, उनके अंदर जो है उनको 3-4 दिन ये अफेक्ट रहा है। ये बिल्कुल सही। अब बल्कि मैं अभी अपडेट्स भी लूंगा उनसे। अल्लाह का शुक्र है चीजें स्टेबल हैं, चीजें बेहतर है, मगर एक पैनिक जो आ जाता है ना जब ये सिम्टम्स जो बताया गया, उनको सांस उनकी सही चल रही है बट ऊपर से थोड़ा गला खराब हो रहा है और जिसम में पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, टेस्ट किया ओमिक्रॉन वायरस निकला। सही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिनको टेस्ट कम से कम 20 लोगों ने या 22 लोगों ने इसकी शिकायत की थी तो उसमें से 8 लोगों के अंदर ही पॉजिटिव आया। तो ये भी नहीं कहा जाएगा कि हर बंदे कोई एक किट के तहत किया जा रहा है, वही रेशो आपका निकला 30 to 40% वाला। सही। ठीक है, तो इस रेशो को भी मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि एनसीओसी अपने हिसाब से जो कोशिशें कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है, उसका जो डेटा है वो ऑलमोस्ट वैलिड डेटा है।
तो मेरे सामने खुद भी ये चीजें आई कि 20 से 22 लोगों ने एक्चुअली इसके ऊपर बात की, तो फिर वो टेस्ट करा के जब लोगों का अप्रोच आया तो 8 लोग उसके अंदर, 7 से 8 लोग जो थे वो इसके अंदर आए, उन्होंने यही सिम्टम्स रिपोर्ट किए। ठीक हो गया। 5 डेज का तो ये चीजें हैं कि ना हमें सर अब मुझे नहीं तो पता अली से अब हम निकलने के लिए अब क्या मतलब आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है कि इसके निकलने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं? क्योंकि अगर आप कराची की बात करें तो यहाँ तो ना सिंध की हुकूमत की तरफ से उस तरह से इकदाम नजर आते हैं, और आप वफाक की तरफ से भी देखें तो कराची के हवाले से कोई क्लियर इकदाम नहीं है। हालांकि 40% से रेशोज तजावुज कर चुके हैं। पंजाब में भी कुछ हद तक इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्कूल्स के लिए उनका स्कूल्स को ऑल्टरनेट डेज करने की तजवीज आ रही है। लेकिन सिंध के हवाले से इतनी बड़ी तादाद में कोविड का पॉजिटिविटी रेशो होने के बावजूद किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाए जा रहे, और ना ही आपको सड़कों पे किसी किस्म की अवेयरनेस कैंपेन होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल इसके ऊपर मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करूंगा कि हम एकदम नॉन सीरियस एटीट्यूड पे चले जाते हैं। से देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अगर इस चीज को कहा जा रहा है investing.com के ऊपर कि वायरस का स्कोप अभी लिमिटेड हो गया है, और आलमी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑयल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है मार्केट के अंदर। तो वो मईशतों के अंदर तो ये नहीं है ना कि उनके यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट हो गई है, ऑयल की डिमांड बढ़ गई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल हम देख रहे हैं कि बढ़ता भी चला जा रहा है। वो यही वजह है कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है अभी ऑयल की। मगर उन्होंने आज भी, जब मैं स्टडी कर रहा था, कि उन्होंने अभी भी पूरे फुल एसओपीज को मेंटेन करते हुए अपनी मईशत को चला रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए एक दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज आप देखें, खुदा न खासा, अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत बेहतर है, मगर खुदा न खासा कोई ऐसी खतरनाक कंडीशन आती है, अल्लाह ना करे, तो यहाँ पे हम तो वैसे ही इतनी चीजों के अंदर हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से अगर इन चीजों को आज मैनेज नहीं करते 40% के रेशो के ऊपर, और कल ये तजावज करता है और हमें बाय डिफॉल्ट लॉकडाउन करना पड़ता है खुदा ना खास्ता, तो हमारी मौसी सरगर्मियां तो वैसे ही मुतासिर हैं। और अब अल्टीमेटली 11th आवर के ऊपर जाके अगर उसको करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा अलमिया बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को इनको अभी सोचना चाहिए कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अलार्मिंग सिचुएशन है, इट इज नॉट अ डेंजरस सिचुएशन। तो अगर हम आज अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं, तो जो माशी सरगर्मियों को स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हमारे वजीर आजम साहब, चाहे सूबाई गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, तो वो आगे जाके हमको उसको स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ लेके जाना है सर। स्टेबिलिटी से आज हम उसको इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट पे जाते हैं, और कल ये रेशो बढ़ता है, हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन करें कि ना करें, इससे बहस शुरू होती है। और अगर लॉकडाउन कर भी देते हैं 2 to 3 मंथ्स के लिए या वीक्स के लिए, तो आपकी मौसी सरगर्मियां भी मुतासिर होंगी। एक तो अल्लाह ना करे कि हमारी जानों के ऊपर भी बन जाती है, फिर उसके बाद मौसी सरगर्मियां, यानी अगर बच भी गए तो खाएंगे क्या, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो अली आपका पॉइंट आ गया अली, और यकीन तो आप प्रोग्राम का वक्त महदूद है, वरना मैं मजीद आपसे इसके ऊपर मजीद आपका रिव्यूज लेता। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए ये कहना जरूर होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोविड के ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो उतने ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, लेकिन अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो ये ऑलरेडी अलार्मिंग स्टेज आ चुकी है। कराची की बात करें या दीगर बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पे कोविड पॉजिटिविटी रेशो जिस अंदाज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है, और ये आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात का में तब्दील हो सकता है। और अगर इस वक्त यहां पे इसको काबू ना किया गया, यहां पे इस वक्त इसके ऊपर काम ना किया गया, तो सूरत हाल में बड़ा बिगाड़ पैदा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े इकदाम लेने की जरूरत होगी, और सियासी लीडरशिप को खास तौर पे अप फ्रंट आके अवाम में ना सिर्फ शऊर और आगाही के लिए एक बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा, बल्कि SOPs पे अमल दरामद भी कराना यकीनी बनाना होगा। क्योंकि अगर मौजूदा सूरत हाल देखा जाए तो यहां पे SOPs के ऊपर किसी भी तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा। डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर नजर डालें तो किसी भी सेक्टर में उस अंदाज में SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक अमल है, और यही लीड करता है एक बड़े लॉकडाउन की तरफ। और हम कोशिश तो यही है, दुआ भी यही है कि ऐसे सूरत हाल में जहां माशी सूरत हाल बहुत खराब है, ऐसे में लॉकडाउन इंपोज ना हो। लेकिन यहां जो सूरत हाल बज़ाहिर नजर आ रही है, तो सूरत हाल किसी वक्त भी बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि सियासी जो लीडरशिप है इसके ऊपर कुछ जल्द इकदाम करे, ताकि मुल्क को बड़े बहरानी कैफियत से बचाया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में उनको इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।